नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। आज रविवार है और रविवार को खबरों के अलावा बहुत कुछ हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज एक खास मुद्दा लेकर आई हूं। वडोदरा में इलेक्शन है, 21 फरवरी को वोट करना है और ऐसे में वडोदरा की जनता का क्या है चुनावी मूड, ये हमने जानने की कोशिश की वडोदरा की जनता का चुनावी मूड में। जब भी इलेक्शन आते हैं जनता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और ये वही जनता होती है जो शहर के लिए भी इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि अपना जनप्रतिनिधि चुनकर लाती है और जनप्रतिनिधि सही चुनकर लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि 5 साल तक उन्हीं जनप्रतिनिधियों से हमें हमारे काम करवाने होते हैं। 21 फरवरी को वडोदरा महानगर पालिका के लिए वोट करना है और ऐसे में क्या है जनता का चुनावी मूड, ये जानने हम वडोदरा शहर में निकले हैं और रोजाना अलग अलग जगहों पर वडोदरा के लोगों का मूड क्या है इस चुनाव में, ये हम आप तक पहुंचाएंगे जनता का चुनावी मूड में। मैं 11 नंबर के वार्ड से हूं और इलाके में काम का जो बोला जाए तो आई थिंक मोदी जी ने बहुत कुछ अच्छा काम किया हुआ है हमारे वहाँ और जो एक्सपेक्टेशंस थे वो सारे हमारे पूरे हुए। मोदी जी आपके इलाके में काम करने नहीं आए होंगे, आपके इलाके में लोकल प्रतिनिधि होंगे। आपको पता है कि आपके यहाँ काउंसिलर कौन थे? वो जो भी है आई थिंक उनके पीछे मोदी जी ही है। आपके इलाके में क्या विकास हुआ है? आज तक अभी तक गैस लाइंस वगैरह भी जो अभी तक नहीं हुआ था वो अभी हो गया है हमारा। अभी जो रोड्स वगैरह थे, सोसाइटी में पार्क्स वगैरह थे, लोकल बच्चों के लिए जो खेलने के लिए जो एक प्लेसेस वगैरह अच्छा बहुत कुछ हो गया। जो तालाब वगैरह ऐसे जो गंदे पड़े रहे थे उसको भी साफ करके उन्होंने ऐसे मेंटेन कर दिया है कि शाम को बच्चे घर पे वाइफ वगैरह सब 2-4 घंटे बिताना चाहे तो भी एक अच्छा एक माहौल बन गया। चुनाव नजदीक है, 21 फरवरी को वडोदरा वोट करेगा। क्या मुद्दे फिर जहन में रखकर जनप्रतिनिधि चुना जाएगा? मुद्दा तो अभी तो फिलहाल एक ही रहेगा कि हमारा जो अभी लॉकडाउन की वजह से जो कोविड उसकी वजह से जो भी अभी तक बिजनेस या सर्विसेज या जो भी तकलीफें जो हम लोगों ने उठाई है थोड़ा उसके बारे में सोचे और उसको थोड़ा डेवलप करने की थोड़ी कोशिश करें तो अच्छा रहेगा। क्या लगता है वार्ड नंबर 6 में क्या विकास के काम हुए हैं और फिर अब वोट डालना है तो क्या विकास के काम और होने चाहिए? मेरे हिसाब से कोई काम नहीं छूट रहे हैं, सभी काम हो रहे हैं। जो जनता को चाहिए वो सारी चीज़ें मिल रही है, वो फिर अच्छे पानी की बात हो या लाइट वगैरह की बात हो, पावर की बात हो, वो सब टाइम टू टाइम मिलता है और जब भी आप फ़ोन करो काउंसिलर को तो वो हमेशा हाजिर रहता है। मैं 12 नंबर से और 12 नंबर। क्या मुद्दे आपके रहेंगे? क्या कैसा जनप्रतिनिधि आप चाहते हैं वडोदरा के लिए आने वाले 5 सालों के लिए? 5 सालों तो ऐसे तो खराब ही है, अच्छा नहीं है। पिछले 5 साल अच्छे नहीं रहे, आप ऐसा कहते हैं। क्या क्या समस्याएं आई आपको? बहुत समस्या है मैडम, सब जगह पे परेशानी है। कोई गवर्नमेंट का काम नहीं हो रहा है, धक्का खाना पड़ता है, बहुत परेशानी है। कौन से सरकारी विभाग में आपको दिक्कतें आ रही है? बहुत सब सरकारी विभाग में दिक्कत आ रही है। यानी आप ये जो प्रतिनिधि थे उनसे आप नाराज है तो अब चुनाव का वक्त है, आपका समय है। करने से नाराज हो सब सब। तो कौन सी पार्टी को वोट करना चाहेंगे? किसी पार्टी से वोट नहीं करना चाहता। किसी पार्टी को वोट नहीं करेंगे, जनता नाराज भी है, आप क्या कहना चाहेंगे? कौन से वार्ड से आप वोट करते हैं? लक्ष्मीपुरा वार्ड से वोट करता हूँ और वहाँ पे राजेश आयरे जी का अच्छा काम है। राजेश आयरे जी ने जो डेवलपमेंट किया हुआ है सुभानपुरा एरिया के लिए और काफ़ी गोत्री एरिया के लिए, तो हम वहाँ से उनसे हैप्पी है और राजेश आयरे जी को वोट करेंगे। लेकिन राजेश आयरे तो आरएसपी पार्टी छोड़ के इस बार बीजेपी में जुड़ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ विकास हो पाएगा अब सुभानपुरा इलाके का? क्योंकि मैडम जो है मेयर अपनी बीजेपी की तरफ से, मैडम इतना फील्ड पे नहीं आती है जितने उनके प्रतिनिधि लोग आते हैं फील्ड पे। तो हम ये चाहते हैं कि जो बंदे फील्ड पे सबसे ज़्यादा होंगे हम उनके साथ जुड़े रहे, ना कि वो बंदे जो ऑफिस में बैठे रहे और अपने शहर के विकास के लिए कुछ ना कर पाए। तो आप कह रहे हैं कि आप आरएसपी को नहीं, इस बार बीजेपी को वोट करेंगे? बीजेपी को वोट करेंगे डिपेंडिंग राजेश आयरे जी कौन से साइड पे है। अगर राजेश आयरे जी बीजेपी में रहेंगे तो डेफिनेटली वोट राजेश आयरे जी को बीजेपी की तरफ से करेंगे, नहीं तो हम उनके आरएसवीपी की तरफ से करेंगे।
राजेश आयरे का अपने इलाके में बहुत ज़्यादा दबदबा रहता है और उसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राजेश आयरे को अपनी पार्टी में जोड़ा है। कितना फ़ायदा राजेश आयरे को होगा और कितना फ़ायदा बीजेपी को, ये आने वाला वक्त बताएगा। आप क्या कहना चाहेंगे, कौन से मुद्दों पर आप वोट करने वाले हैं? मुद्दा ये है कि डेवलपमेंट जो बीजेपी ने इतने सालों में किया है वो ये साल में थोड़ा स्लो हो गया है, होपफुली बिकॉज ऑफ कोविड। तो उन्होंने जो कमिटमेंट्स किए थे वो थोड़ा स्पीड पकड़ना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आने वाले वक्त में बीजेपी को बहुत दिक्कत है। बहुत सारे वादों और चुनावों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी। आपको लगता है वो वादे 5 साल में पूरे नहीं हुए हैं और उसका परिणाम कहीं ना कहीं चुनाव में सामने आ सकता है? हाँ, 2 तरीके से आ सकता है। एक तो जो समझ पा रहा है, जिसको पता है मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो तो डेफिनेटली बीजेपी को ही सिलेक्ट करेंगे। जिसको कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ हवा में ही वोटबाजी करते, तो उनकी वजह से दिक्कत आने वाला है। बट इस बार दिक्कत है थोड़ा। इस बार दिक्कत हो सकती है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि कोरोना काल से जूझ रहा है पूरा देश। साल भर कोरोना महामारी के बीच लोगों ने बहुत सफ़र किया है और वो जो सफ़र था, वो जो दिक्कतें थी, वो जो समस्याएं थी, कहीं ना कहीं चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ सकती है। आप कहाँ से वोट करते हैं? मैं यहाँ पे सहीगंज में से, अकोटा विधानसभा। 5 साल कैसे रहे आपके जनप्रतिनिधि के साथ? अच्छे हैं, हमको सपोर्ट भी करते हैं हमारे कॉर्पोरेटर। हमें तो मैडम इतना ही है, हम तो एक ही उम्मीद रखते हैं कि हमको कोई तकलीफ ना हो कॉर्पोरेशन की तरफ से। कौन से वार्ड से आप वोट करते हैं? कहाँ, कौन से इलाके में रहते हैं? वाड़ी में। कौन से जनप्रतिनिधि है, कौन सी पार्टी के नेता आपके यहाँ पर है? क्या आपको पता है 4 जो काउंसिलर होते हैं? जी नहीं, ऐसा कोई नॉलेज नहीं इलेक्शन का, क्योंकि पॉलिटिक्स से काफ़ी दूर रहते हैं, इसलिए कोई नॉलेज नहीं ज़्यादा। लेकिन जब वोट डालना होता है और हमारा नेता चुनना होता है तो जानकारी तो रखनी होगी। अच्छा बताइए, कौन से मुद्दों पर आप डालेंगे कि कौन सा नेता चुनेंगे, कैसे चुनेंगे, मैं किसे वोट करने वाला हूँ? मैं जिसे भी वोट करूँगा ऑब्वियसली वो नेता बीजेपी का ही होगा। एंड जो मोदी जी कर रहे हैं उस प्रकार की कोई सहायता हो तो बेटर है। यंगस्टर हमेशा फोकस्ड होते हैं अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए। वोट करते हैं आप? हाँ, वोट करता हूँ। कहाँ से वोट करते हैं? समा। कैसा जनप्रतिनिधि आपको चाहिए 5 सालों के लिए, क्योंकि अब वडोदरा महानगर पालिका का इलेक्शन आने वाला है? मैं तो जैसे अच्छा काम करता हूँ, जो सबसे ज़्यादा एक्टिव हो और जो अभी जो काम कर रहे हैं वो वोट लेके जाएंगे, ठीक है। और कोई खास जो बेसिक ज़रूरतें है, ज़्यादा तो कुछ चाहिए नहीं, जो पानी अच्छा होना चाहिए, रास्ते अच्छे होने चाहिए, वही बेसिक नीड है। और तो कुछ जो एक्टिव होंगे उनको हम वोट करेंगे। जो अच्छा काम करेगा उसको वोट मिलेगा। और अच्छा काम कौन कर रहा है और कौन करेगा? अभी तक तो बीजेपी का सेटिस्फैक्टरी लग रहा है, अब पता नहीं, अब देखते हैं। यूथ जो है क्या देखकर वोट करेगा? Probably there are only a few reasons we should vote for them. Like that party would develop our surrounding area, or he can understand the feelings of the youngster, and they don't need to look around for the corruption. They just need to focus on the development of the society. So on that basis, I should do the vote. The person who need to elect, who are from the root, like we can say, who really understand the root cause of the society and understand the feelings of the people. वोट करते हैं वडोदरा में? कौन से वार्ड से वोट करते हैं? वार्ड नंबर 5। फिर से इलेक्शन आने वाला है, 21 फरवरी को हमें वोट करना है। क्या मुद्दे रहेंगे आपके वोटिंग के लिए? मुद्दे थोड़ा सिस्टमेटिक होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सिस्टमेटिक मतलब कैसा? जैसे कांग्रेस का थी वैसा नहीं चाहिए। वडोदरा महानगर पालिका के इलेक्शन है और मैं जनता का मूड जान रही हूँ। आपका मूड क्या है, किसे वोट करना चाहेंगे? हमको तो 25 साल से भाजपा सरकार बैठी है यहाँ गुजरात बड़ौदे में, कोई प्रगति लगती नहीं है। सब राजकोट, भावनगर, सब प्रगति हुई है, बड़ौदे की बिल्कुल प्रगति हुई नहीं। मत देने का मन नहीं होता है और विरोध पक्ष तो कोई रखा नहीं है ये भाजपा वाले ने, तो किसको मत देवे? वडोदरा में क्या कमी है, क्या डेवलपमेंट और होने चाहिए? रोड देखो, वहाँ अलकापुरी का रोड है, प्रोडक्टिविटी रोड 10 साल से बना नहीं है। 10 साल से हम वो रोड पे रहते हैं और कोई भी कॉर्पोरेटर आज तक कोई पूछने नहीं आता है। बरोबर। कौन से इलाके से आप वोट करते हैं? हम अकोटा इलाके से। कौन है वहाँ जनप्रतिनिधि? नहीं, नाम नहीं देगा।
नाम नहीं लेंगे। झगड़ा करने का मूड नहीं है मेरा। कोई बात नहीं, इलेक्शन आने वाला है, आप अपना निर्णय बदल भी सकते हैं। आप किसको वोट करना चाहेंगे? नहीं करेंगे किसको भी, किसी को तो वोट करना पड़ेगा, तो ही तो वो बटन दबा देगा ना, चलेगा ना। वो आपकी मर्जी है। अच्छा। आपका क्या कहना है कि किस मुद्दों पर आप वोट करेंगे वडोदरा महानगर पालिका के इलेक्शन में? मैडम ये अभी जो चल रहा है उससे तो ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार ही आएगी। मेरी बात सुनो, अभी हम ही चाय की लारी चलाते हैं, अभी जो पहले चलती थी ऐसी नहीं चलती, अभी धीरे धीरे चल रही है, विकास तो हो ही रहा है। ये 9-10 महीने 8 महीने 4 महीने आराम करा, उसके बाद भी अभी चल रही है, धीरे धीरे भी चल रही है। क्या बदलाव चाहते हैं? कुछ चेंजेस अभी वो कप मप सब निकाल के अभी कुल्लड़ में चालू कर दी है, तो आपके लिए अच्छा है कि आपके लिए मुश्किल वाला है? मुश्किल वाला नहीं है, अभी धीरे धीरे चल रही है। धीरे चल रहा है। लोग कुल्हड़ में चाय पीते हैं, आप महंगी देते होंगे? महंगी नहीं, 15 रुपए में देते, क्योंकि 2.5 रुपये का आता है, 10 रुपए की चाय, 3 रुपए का कुल्हड़ आता है, उसको धोने मोने का नहीं होता है, खाली फेंक देने का। तो आपको नुकसान होता होगा ना? पहले आपको प्लास्टिक के कप में कम पैसों में लगते होगा। अभी पहले तो कपड़ा काबी में देते थे, फिर कागज के कप में लाते थे, तो कागज के कप तो फिर रोड पे ऐसे लोग फेंक देते थे, ऐसा था। तो अभी कुल्हड़ में देते, कुल्हड़ सीधे डब्बे में डाल देते। चलिए, कुल्हड़ में चाय बेचने की शुरुआत हुई है और वो उसको एक प्रगति के रूप में मान रहे हैं कि अब हम प्लास्टिक के कप में चाय नहीं पीते हैं। यहाँ की जनता का मिजाज मेरे हिसाब से एक पार्टी की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी है, और मैं भी भारतीय जनता पार्टी का चुस्त समर्थक हूँ, उनकी नीतियों का भी समर्थक हूँ। क्या भारतीय जनता पार्टी का ऐसा क्या पसंद है? क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें तो अभी भी देश में है ही। देखिए, दिक्कतों का ऐसा है कि दिक्कत एक दिन में नहीं चेंज होती। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर ऐसा कहा जाता है कि अगर आप आज अच्छा बीज बोएंगे तो उसका फल कल आने वाली पीढ़ी को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि देखिए, कमियां हैं, मैं मानता हूं। सुप्रीम लीडरशिप को मैं देख के वोट करूंगा, क्योंकि नीचे के लेवल पे देखिए कहा जाता है कि कौवे हर जगह काले होते हैं, तो मुझे लगता है कि लोअर लेवल पे भी कई जगह लीडरशिप के अंदर ऐसी चीज़ जैसे कि करप्शन है, ठीक है, वो सारे इश्यूज भी बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, ऐसा नहीं है। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया ये मैं मानता हूँ कि हमें हर वक्त सजग रहना है, सवाल पूछने हैं। जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, जब विधायक के इलेक्शन हुए थे, लोकसभा और विधानसभा सभी इलेक्शन में आपने देखा था एक सुप्रीम लीडरशिप की बात आई थी, और अभी फिलहाल नगरपालिका के चुनाव है, फिर भी सुप्रीम लीडरशिप की बात आ रही है। देश का जो नागरिक है कहीं ना कहीं छोटे प्रतिनिधियों को, लोकल प्रतिनिधियों को देखने की नहीं कोशिश कर रहा है और देख रहा है कि देश प्रधानमंत्री किस तरह देश को आगे चला रहे हैं। ये जो जनता की सोच है, जनता का मूड है, जनता को कहाँ लेकर जाएगी और वडोदरा शहर को कहाँ लेकर जाएगी, ये तो आने वाला वक्त जरूर बताएगा। लेकिन आपको मेरे साथ रोज जुड़ना है, क्योंकि वडोदरा की जनता का मूड अलग अलग इलाकों से आप तक लेकर आऊंगी। आपको भी पता चले कि आखिरकार वडोदरा शहर में क्या हो रहा है, क्या दिक्कतें हैं और क्या जरूरतें हैं, और आने वाले 5 सालों में कैसा प्रतिनिधि हम चुनकर लाने वाले हैं आपके लिए। वडोदरा शहर कौन सा जनप्रतिनिधि चुनकर लाने वाला है, आपको VNM टीवी देखते रहना है। सब्सक्राइब नहीं किया है अगर, कर लीजिए। VNM का YouTube चैनल है, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि चुनाव से जुड़ी हर गतिविधि आप तक पहुंचेगी, वडोदरा शहर की आप तक घर बैठे बैठे आपके मोबाइल में। VNM टीवी का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और VNM टीवी पर ज़रूर देखते रहें जनता का चुनावी मूड। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि ब्रेक के बाद एक अनोखा इनोवेशन हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। बने रहिए VNM के साथ। हर व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य में गुड कोलेस्ट्रॉल का मेंटेन होना है जरूरी, और वो हो सकता है 100% नेचुरल ऑयल से, जो आपको मिलेगा मांजलपुर के कार्वी ऑर्गेनिक्स में। कच्ची घानी नेचुरल ग्राउंडनट ऑयल बनता है सौराष्ट्र की ऑर्गेनिक मूंगफली से। 100% नेचुरल 0% कोलेस्ट्रॉल वाला कार्वी मूंगफली तेल गुड कोलेस्ट्रॉल HDL बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल LDL घटाता है ना। कार्वी मूंगफली तेल स्वास्थ्य का दूसरा नाम। कार्वी ऑर्गेनिक्स GF10 समन्वय सप्तश्री नियर मोनालिसा मांजलपुर वडोदरा। पानेरी
एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। शहर के इनोवेटर मिथिलेश पटेल ने एक अनोखा रोबोट बनाया है जो सुरक्षा बलों के काम तो आ ही सकता है, साथ ही वन्य जीवों की गतिविधियों को नजदीक से कैच भी कर सकता है। आइए देखते हैं मिथिलेश पटेल के साथ एक खास बातचीत। भारत टेक्नोलॉजी में कितनी प्रगति कर चुका है ये सब आप जानते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि आप जो अपनी टीवी पर वाइल्ड लाइफ से जुड़े जो वीडियोस आप देखते हैं वो किस तरीके से शूट किए जाते हैं, उसकी प्रोसेस क्या होती है? आज हम ऐसी ही एक स्टोरी आपके लिए लेकर आए हैं और इसी सिलसिले में हमारे साथ जुड़े हुए हैं दो खास लोग जिन्होंने एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जिससे आप वाइल्ड लाइफ के जो तमाम कैप्चर्स जो हैं वो आप ले सकते हैं और जो वायरल वीडियोस आप देखते हैं वो इसी प्रोसेस के थ्रू कवर किए जाते हैं। जिनके बारे में मैं बात कर रही थी उनका नाम है मिथिलेश पटेल और उन्होंने एक ऐसा यूनिक रोबोट तैयार किया है जिससे आप किसी भी चीज़ को कैप्चर कर सकते हैं। हम इसके बारे में उन्हीं से जानते हैं। मिथिलेश जी, आपने एक ऐसा रोबोट तैयार किया है, पहले उस रोबोट के बारे में बताइए, किस तरीके से काम करता है और क्या है? एक्चुअली मेरे पास जो मैं रिसर्च करता हूँ, जो इनोवेशंस करता हूँ, तो मेरे पास रिक्वायरमेंट आती है कि भी हमें ऐसी चीज़ बनानी है। एक्चुअली मेरी मास्टरी में 24 आवर्स में कोई भी ग्राउंड लेवल का टेक्निकल सॉल्यूशन में दे सकता हूँ। तो मेरे पास एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एनजीओ थ्रू मेरे पास एक इंक्वायरी आई थी कि हमें ऐसा एक प्रॉब्लमेटिक है कि हमको वाइल्ड एनिमल को डिस्टर्ब किए बिना उसको हमको कैप्चरिंग करना है, उसको रसीकरण करना है या फिर उसको हमको काउंट करना है, तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो इसीलिए उसमें मैंने थोड़ी सोच लगाई, क्योंकि जो सरफेसिस जो है, जो फॉरेस्ट में काम करना होता है कि अनइवन सरफेस होती है, तो वहाँ पे मुझे एक रोवर जैसी चीज़ बनानी पड़ेगी, जिससे रोवर से क्या होगा कि रोवर से ऊपर हम लोग कैमरा लगा सकते हैं या फिर कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट जो नीडेड है वो हम लगा के उसमें उसको कर सकते हैं। तो हमने उसको पूरा मोबाइल कनेक्टिविटी से कनेक्ट करके एक IoT बेस, एक ऑटोमेशन बेस एक डिवाइस तैयार किया, जिसमें जो इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, ये टेक्नोलॉजी हमारा जो मून रोवर है, जो स्पेस के अंदर जो स्पेस व्हीकल्स जाते हैं उसमें मून रोवर होता है कि जो कोई भी सरफेस, हमको मालूम नहीं थी कौन सी जगह पे क्या सरफेस रहेगी, कहाँ पानी रहेगा, कहाँ उगड़ खाबड़ रहेगा, कहाँ पत्थर से रहेंगे, कहाँ घास रहेगा। तो उस हिसाब से हमने पूरा स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया और उसके अंदर हमने एक रोबोट बना जिसका नाम हमने फोरस एक्स नाम दिया रोबोट को। ये रोबोट का मेन पर्पज़ है कि वाइल्ड एनिमल जो है, जो बर्ड्स है, उसको विदाउट डिस्टर्ब किए उसके नज़दीक से उसको कैप्चरिंग कर सकते हैं। अभी जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, जो मीडिया यूज़ कर रहा है, जो एनजीओ यूज़ कर रहे हैं, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यूज़ कर रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं कि दूर से उसकी लिमिटेशंस होती है कि उसका क्राइटेरिया होता है कि आप इतना प्राणी के इतने नज़दीक नहीं जा सकते। तो नज़दीक जाने के अंदर ह्यूमन के लिए रेस्ट्रिक्शंस है, मशीन्स के लिए नहीं है, पर मशीन्स ऐसे होनी चाहिए जो उसको डिस्टर्ब ना करे। कुछ मशीन्स ऐसे होते हैं, आप जाते हो बाजू में आवाज़ होगा, ड्रोन लेके जाए, साउंड का आवाज़ है, एयर फ्लो है, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आपका कैप्चरिंग नहीं गया और वो हैरस उसको प्रॉब्लमेटिक होगा। तो इसमें सभी एरिया, सभी साइलेंस मैटर मेजरिंग किए है, उसमें बैटरी बैकअप्स के, उसके सोलर से चार्ज कर सकते हैं हम, इसमें हम कैमरा लगा सकते हैं। और उसका मेन चीज़ रिमोट्स में हमने हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ नहीं किया, हमने नॉर्मली मोबाइल फ्रीक्वेंसी यूज़ की है, जिससे ब्लूटूथ फ्रीक्वेंसी है, वाईफाई फ्रीक्वेंसी जो नॉर्मली यूजेबल है, जिसमें किसी को प्रॉब्लमेटिक नहीं है, तो वो फ्रीक्वेंसी से हमने रोबोट को कनेक्ट करके किया है, जिसकी रेंज कम से कम 500 फीट से 600 फीट के हम लोग काम कर सकते हैं। मतलब जो फॉरेस्ट की गाइडलाइन है उसको भी हम कवर कर ले, एनिमल को डिस्टर्ब नहीं करे और इन लोगों की रिक्वायरमेंट को पूरी कर रही है। एशियाटिक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट ने जब ये रिक्वायरमेंट रखी, सबसे पहली फीलिंग क्या थी और कितना टाइम लगा इस रोबोट को बनाने में? मैडम, मैंने पहले भी कहा कि मेरे पास रिक्वायरमेंट हर रोज़ कोई ना कुछ इनोवेशन आता रहता है। मैं फ्री बैठा हूँ तो अभी मुझे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो ये इनोवेशन मेरी हॉबी हो चुकी है। तो इन्होंने सबसे पहले मुझे फेसबुक से कांटेक्ट किया कि हम लोग का मुझे नंबर्स दिया, हम लोगों ने बात की, उनकी मैंने रिक्वायरमेंट समझी कि उनको एग्जैक्टली क्या चाहिए, मैंने उनको सजेशंस दिए, उन्हें बोला आप शुरू करो, इसलिए मैंने बनाना शुरू किया। हम लोगों ने पूरा रोबोट विथिन 4 या 5 डेज़ में रेडी किया है और हमने ग्राउंड टेस्ट भी किया, हम लोग सिंग रोड चेक डैम पे जाके चेक किया है, हमने हर एक जगह सेव किया। उसके बाद वो लोग सेटिस्फाई हुए, उसके बाद मैंने उनको हैंड ओवर किया। मिथिलेश जी, इसके अलावा जो एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है वो ये कि
आपने इतना अच्छा रोबोट जो बनाया है, इसके लिए गवर्नमेंट से आपको क्या सहकार मिल रहा है और क्या आपकी अपेक्षाएं हैं गवर्नमेंट से? मैडम सबसे पहले ये मैंने आपको पहले भी बोला, इनोवेशंस मेरी हॉबी है। मैं कोई प्रोफेशनल के लिए काम नहीं करता। हाँ, गवर्नमेंट के लिए मुझे सपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, पर हमारी गवर्नमेंट सिस्टम्स के अंदर स्टार्टअप्स प्लान्स है, काफ़ी सारे प्लान्स है, पर वो ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुँचता। इवन मैंने कोरोना के समय में आप देखो तो मैंने काफ़ी सारे रिसर्च किए। मैंने कोरोना को मारने के लिए ऑडियो फ्रीक्वेंसीज डिज़ाइन की, ऑडियो थेरापी डिज़ाइंस की, PMO में गया, PMO से ICMR में गया, अभी तक इम्प्लीमेशन नहीं हुआ। वहाँ से हमको ऐसा रिप्लाई आ रहा है कि भाई आप लैब रिपोर्ट दो, टेस्टिंग दो। हमारे पास लैब ही नहीं है, कि हमको बेसिक रिक्वायरमेंट थोड़ी बहुत होती है, वो गवर्नमेंट से नहीं मिल रही। गवर्नमेंट उसका ट्राई कर रहा है, पर नीचे ग्राउंड लेवल तक वो चीज़ नहीं पहुँच रही है। वही कोरोना के लिए उन लोगों ने हमारे क्लैरिफिकेशन बना, वही चीज़ आज से 15 दिन पहले मुझे ये कॉपीराइट्स किया था, उसका सर्टिफिकेट मुझे भारत सरकार से रिसीव होता है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में थोड़ी बहुत जो जा रही है, जो इनोवेटर को सपोर्ट दे रहे, नो डाउट दे रहे, पर प्रॉपरली जो ग्राउंड पे पहुंचना चाहिए ना, वो नहीं पहुंच रहा है। बाकी मेरा इनोवेशंस हर रोज़ का कुछ चालू रहता है। कोविड के टाइम के अंदर मैंने जो वेस्टर्न रेलवे हमारी है, प्रताप नगर जो रेलवे है, उसके अंदर आइसोलेशन के लिए रॉबोट्स बना के दिए। वो भी वही टाइम पे वही चैलेंज थी कि हमको लो टाइम में चाहिए। उन्होंने मुझे 3 दिन देते, मैंने 3 घंटे के अंदर उनको रॉबोट बना के दिए थे। उन्होंने भी मुझे अप्रिशिएट किया, उनको किया, रिपीट ऑर्डर्स भी हमने दिए, क्योंकि वहाँ पर रिक्वायरमेंट अलग थी, यहाँ पर रिक्वायरमेंट। तो मैं रिक्वायरमेंट में काम करता हूँ, आपको सेटिस्फाई काम करके देना मेरी जिम्मेदारी होती है। तो एज अ इनोवेटर्स मैं छोटे छोटे पैरामीटर्स को ध्यान में रखता हूँ। इन्होंने मुझे खाली इतना बताया कि हमको कैप्चरिंग इसको हेड करना है, पर जो उसको साउंड से वो इरिटेट होता है, कलर से वो हाइडेट हो, उसका कलर्स मैं रेड करूँगा तो ऑलवेजली वो उसका रिएक्ट कुछ अलग होगा। तो वो सब डिटेल्स एनालिसिस करने के बाद कुछ इनोवेशंस, कुछ फाइनल प्रोडक्ट्स बनती है। इनोवेशंस की बात करें तो अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या और फ्यूचर में हम नए इनोवेशंस हम देख सकते हैं आपके थ्रू? मैडम इनोवेशंस की बात करें तो मैं 100 पेटेंट्स का टारगेट लेके बैठा हूँ। कोविड के कारण मिनिस्ट्री थोड़ी स्लो हुई थी, इसके लिए मैंने थोड़ी ब्रेक लगाई है। मैं 100 पेटेंट का टारगेट लेके बैठा। मुझे एक स्टेटस बनाना है एक इनोवेटर्स की तरफ से, और मेरा स्टेटस देख से पीछे मेरा बेटा भी इस तरह लाइन पे आ रहा है, उसकी भी पेटेंट्स फाइल की है, तो अब वो भी मेरे पीछे पीछे आ रहा है। देखा जाए तो अब भारत टेक्नोलॉजी में बहुत नाम कर रहा है, और साथ ही हमारे आपका जो इनोवेशन है वडोदरा शहर के लिए एक गर्व की बात है। क्या एक मैसेज आप देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने बहुत पहले सीखा होगा कि अपने घर वाले भी बोलते हैं कि भाई करोड़िया दीवार पे चढ़ता है, गिर जाता है, वापस आता है, वो उसका टारगेट नहीं छोड़ता है। आपको इनोवेशन कर रहे हो, सपोर्ट नहीं मिलता है, आप ढूंढो, कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा। आपका उसको इनोवेशन को आप हॉबी में कन्वर्ट करो। आपका शौक है, आप कर रहे हो, मैं मेरा काम भी करता हूँ, मेरा उसका टाइम अलग कर दिया। मुझे मेरे रिसर्च करना, मेरे करना, तो मैंने उसका टाइम स्लॉट कर दिया। इनोवेशन करो, आपका शौक है, इनोवेशन आपका शौक, आप इनोवेशन करो। आपको जो फील्ड में इंटरेस्ट है उसमें आगे बढ़ो, पर उसको पूरा कंप्लीट करो। जी बिल्कुल सही कहा है कि क्यूरियोसिटी एक जो होती है वो एक सपोर्ट का माध्यम बन सकती है, और इसी के थ्रू हम आगे भी बढ़ सकते हैं। हमारे साथ मयंक भट्ट भी हैं जो एशियाटिक लायंस और उनकी जीवनी से जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। मयंक भट्ट की जो लाइफस्टाइल है वो अक्सर एशियाटिक लायंस के बीच में रही है, उन्हें कैप्चर करने में ज़्यादातर उनका जीवन बीता है। हम उनसे जानना चाहेंगे, सर ये जो रोबोट बनाया गया है वो किस तरीके से वाइल्ड लाइफ में हेल्पफुल रहेगा? सालों से हम लोग वाइल्ड लाइफ के ऊपर जानकारी इकट्ठे कर रहे हैं, और गुजरात का जो सौभाग्य है कि एशियाटिक लायन हमारे वहाँ मौजूद है, जो कि पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी एशियाटिक लायन नहीं पाए जाते हैं। तो वो हमारे गुजरात के लिए बहुत सौभाग्यपूर्ण बाबत है, और हम सालों से उसके ऊपर रिसर्च डेवलपमेंट का वगैरह सब का काम करते हैं। हमारी संस्था स्पेशली एशियाटिक लायन के ऊपर ही काम करती है। तो जब एक समय आया तो उस टाइम पे हम लोगों को लायन, लेपर्ड्स और दूसरे जो वन्य जीव है उनकी जो डिटेल पूरा यानी बारीकी से जानकारी हमको लेनी थी। तो हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का सोचा, और उसमें हमारा संपर्क हुआ मिथिलेश जी से, जो कि मिथिलेश जी बहुत ही अच्छे, बहुत ही जानकार और डिजिटल टेक्नोलॉजी के बहुत ही माहिर व्यक्ति है। तो हमने उनसे जब डिस्कशन किया कि हमको लायन, लेपर्ड वगैरह का जब शूट करना है और उनका डेटा लेना है, तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया मून रोवर
का प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बढ़िया सा हमको रोबोट बना के दिया। महज 3 से 4 दिन के अंदर उन्होंने बना के ये रोबोट हमें दिया और उसके बाद में हम लोगों ने उसका टेस्ट भी किया। बहुत ही नज़दीक के समय में हम लोग जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं एशियाटिक लायन के ऊपर, तो ये रोबोट हमें बहुत ही काम लगेगा, बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। बिल्कुल वाइल्ड लाइफ के लिए ये रोबोट काफ़ी काम लगेंगे और इसके अलावा भी जो सुरक्षा से जुड़ी हुई जो तमाम चीज़ें हैं जो हम आर्मी में भी देखते हैं, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि जो रोबोट बनाया गया है वो किस तरीके से काम करता है, उसमें कैसे कैमरा फिट किए गए हैं, हम उसके बारे में भी मिथिलेश जी से जानने की कोशिश करते हैं। ये जो हमारा रोबोट है उसको मैं आपको समझाऊँ, ये अभी जो बना है लोकल मटेरियल से बना है। मतलब अभी जो बना है जो रिक्वायरमेंट मटेरियल थी उसमें से बना है। हम लोगों ने इसमें पीवीसी स्ट्रक्चर्स यूज़ किया है, प्लेट्स यूज़ की है। अभी इसका जो सबसे पहले बात कि बोल रहे हो टेक्नोलॉजी क्या थी, मैंने आपको बताया कोई भी जगह पे चल सकता है। सबको लेके कि 4 व्हील्स ड्राइव है, 4 व्हील्स ड्राइव हमने दिए, पर उसका मेन बैलेंसिंग यहाँ पे होता है कि जब इसका मोमेंट होगा तो उसके व्हीलिंग की जो ग्रिपिंग्स हैं वो अलग अलग दिशा में मोमेंट करेगी। मतलब यहाँ से लोड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे, मतलब 3 व्हील्स एंगेज रहेंगे। 3 व्हील्स एंगेज रहने पर आपकी कहीं जगह पे ग्रिप नहीं छूटेगी। हाँ, वो बात अलग है कि हमको जो सरफेस भी यूज़ करें उसके हिसाब से हमको टायर की डिज़ाइन चेंज करनी पड़ेगी। दूसरी बात, आपने बोला कि कैमरास, दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स, तो हम लोगों ने ऊपर यहाँ पे DSLR के लिए सॉकेट दिया हुआ है, यहाँ पे GoPro लगा सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जो ये लाइट्स हमने दी है ये IR टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जो कैमरा ही डिटेक्ट कर पाएगा। जैसे रात के समय लाइट आपने ऑन कर दी, विजिबल लाइट नहीं है, पर इंफ्रारेड लाइट होने पर कैमरा डिटेक्ट करेगा, जिससे कोई एनिमल्स बैठा है तो उसको विदाउट हैरेसमेंट लाइट के हम लोग कर सकते हैं। अगर कोई बार ज़रूरत पड़ती है कि हमें नॉर्मल लाइट यूज़ करनी है तो इसमें हमने नॉर्मल लाइट्स का भी ऑप्शन दिया हुआ था। यहाँ पे LED लाइट्स, वाइट लाइट्स हमने दी है, नेचुरल वाइट कलर दिया है, जिससे कूल वाइट्स में आँख में जो लगने की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएंगे। दूसरी बात कि जो रोबोटिक्स के जो व्हील्स से, जो मोटर्स है, उसको हम लोग पूरी वाटर प्रूफिंग किया हुआ है। उसकी सरफेस, उसका ग्राउंड लेवल मेंटेन किया हुआ है, जिससे क्या होगा कि उसका जो सरफेसिंग है कुछ जगह पे स्टॉक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सर, आपने हाई कोर्ट में भी कोई PIL दाखिल की है, उसके बारे में कुछ बताइए। जो PIL हमने दाखिल की है वो गिर मैनेजमेंट प्लान के ऊपर हमने दाखिल की है। उसका मेन जो एम है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो गिर में काम कर रहा है वो सुव्यवस्थित होना चाहिए और शेरों की समृद्धि होनी चाहिए, शेरों के साथ में अन्य जीवों की भी समृद्धि होनी चाहिए। वो हमारा मुख्य हेतु है। जब हमने हाईकोर्ट में PIL दाखिल किया उसके बाद में 3 सुनवाई हो चुकी, लेकिन उस सुनवाई में वन विभाग और सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है। बल्कि ऐसा हुआ है कि मेरे ऊपर कार्यवाही की गई है, मुझे नज़र कैद में रखा गया है और पुलिस प्रशासन की धौंस थोड़ी दिखाई जा रही है मेरे पे। तो उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग शेरों के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए हम लोग आगे लड़ते रहेंगे। आगे भी हमारा केस वगैरह सब चालू ही रहेगा और हम वन्य जीवों को, प्रश्नों को उजागर करते रहेंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ हमने 2 कहानियाँ जानी। एक वो जहाँ रोबोट बनाकर एक तरफ सरकार का और गुजरात सरकार का और गुजरात का नाम रोशन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मयंक भट्ट की कहानी है जो अपने लिए नहीं लेकिन वन्य जीवों के हक के लिए लड़ रहे थे और उन्हें सरकार द्वारा नज़र कैद कर दिया गया। ये एक ऐसी कहानी है जहाँ आप सब ये कह सकते हैं कि लोक हित के लिए इस काम को किया जा रहा था, लेकिन उन्हीं के साथ अन्याय हो गया। तो अब ऐसे में हमारी गुजारिश है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए।
फिलहाल लेते हैं इजाजत, लेकिन VNM आपको हमेशा देखते रहना है। यूट्यूब चैनल है VNM का, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि VNM के अपडेट, VNM की खबरें लगातार आप तक पहुंचती रहे। साथ ही आप हमें फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और VNM का वेबसाइट है, वहां भी आप बड़ोदरा शहर, जिले के साथ साथ देश दुनिया की खबरों से अपडेट रह सकते हैं। VNM के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए VNM। नमस्कार।